अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। वालेकुम सलाम जी। मैं अच्छा जी, आवाज़ आ रही है ना आप सबको? जी मैं आज पहले तो हम थोड़ा सा ना आप माइक पे शक आप लोग देख लीजिएगा, जिसने जो बात करनी हो वो फ़ौरन से वहाँ पे क्वेश्चन कर सकता है। एक तो आप लोगों ने देखा कि हमने वो जो सा हमारा सिलेबस मैंने आपके साथ शेयर कर दिया था, उसमें आपने जो है उसका स्पेक्ट्रोस्कोपी का प्रिंसिपल हमने देख लिया था। उसके बाद हमने उसके फैक्टर्स अफेक्टिंग में बियर्स लैम्बर्ट लॉ उसका प्रिंसिपल था। और अदर देन दिस हमने वो देखा कि उसकी इंस्ट्रूमेंटेशन में कि वेवलेंथ सिलेक्टर उसमें क्या हो सकता है, उसमें सोर्सेज ऑफ लाइट क्या हैं, और डिटेक्टर्स कौन कौन से यूज़ हो सकते हैं स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। इसमें से जो है वो ये सारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन का पोर्शन है वो स्कूल की बुक से है। वो मैंने उसके हैंडआउट्स आपके साथ पूरी बुक का प्रिंट शेयर कर दिया था, पेज नंबर भी मेंशन कर दिए थे। ठीक है, वो सबका तैयार हो गया। वो सब स्टूडेंट्स ने पढ़ लिया एक दफ़ा, उसके लेक्चर सुन लिए हैं। अगर किसी को उसमें से कुछ प्रॉब्लम है, ठीक है, आज के दिन में वो सारे पढ़ लो। अगर उसमें किसी ने कुछ डिस्कस करना है तो हम कल डिस्कशन सेशन रख लेंगे, आप लोग आपस में डिस्कस करके। और अगर किसी को इंडिविजुअल कोई प्रॉब्लम है तो वो ग्रुप में वॉइस मैसेज से मुझसे कांटेक्ट कर सकता है। वॉइस मैसेज के थ्रू अपना क्वेश्चन पुट कर दो वहाँ पर, तो आपको उसका आंसर मिल जाएगा। ठीक है। और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं, आपको कुछ ज़्यादा समझने वाला है, तो फिर आप बेशक मुझसे जौन सा है वो आप कल टाइम सेट कर लो,
तो कल हम उसका डिस्कशन सेशन रख के हमारा जो इंस्ट्रूमेंटेशन का पोर्शन है वो क्लोज हो रहा है। गॉट इट? किसी को उसमें कोई मसला है? ठीक है, तो आप ग्रुप में मुझसे, ग्रुप में बेटा जो भी आप लोग मैसेज किया करो ग्रुप में किया करो, ठीक है, क्योंकि आप जब दूसरे नंबर से करते हो वो नंबर सेव नहीं होता, ऊपर नीचे बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे होते हैं, वो एक दफ़ा देख लो फिर वो गुम जाता है। लेकिन जो क्लास ग्रुप बने हुए हैं उसका फ़ायदा ये होता है कि उसी क्लास ग्रुप में आप जिस तरह भी क्वेश्चन करोगे वो उसके अंदर रहेगा, जब भी मैं वो ग्रुप को खोलूँगी तो वो क्वेश्चन सामने आ जाएगा, वो मिसप्लेस नहीं होगा इधर उधर, ठीक है। अच्छा, आज हमने फिर अब उसके आगे फर्दर हमने 4 टाइप्स हैं आपके सिलेबस में, एक यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एक आपके पास आईआर है, एक एनएमआर है और एक मास स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। तो हम आज से शुरू करेंगे कि नेक्स्ट यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री क्या होती है। इसका हमने काफ़ी कुछ थोड़ा सा इसका प्रिंसिपल वगैरह मैंने सारा आपको साथ साथ बताया हुआ है। अगर किसी को मैं थोड़ा थोड़ा शुरू करती हूँ, जहाँ से किसी को कोई इशू बनता है वो वहाँ पे जौन सा है वो डिस्कस कर ले। सीआर और जीआर जरा अपने माइक्स को जौन सा है वो ऑन ही रखें, ताकि मैं थोड़ा सा एक दफ़ा रिकॉल करती जाऊँ कि आप लोगों ने क्या क्या यहाँ से पढ़ा हुआ है और क्या क्या रहता है। अच्छा, ये स्क्रीन शेयर हो रही है, ये यूनेस की बुक से हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। जो आपके पास अगली 4 हैं वो यूनेस की बुक से हम पढ़ेंगे। अब सबसे पहले हम इसको यूवी को देख लेते हैं। हाँ जी, यूवी विजिबल की रेंज क्या है जी? कौन सा बच्चा बताएगा जल्दी जल्दी से? मैम 200 से 750 नैनोमीटर तक। हाँ जी, पूरा यूवी विजिबल 750 या 800 नैनोमीटर तक इसको हम लेके जाते हैं। और इसमें आपके पास अगर हमने 200 से नीचे एनालिसिस करना है, यूवी रीजन बिलो 200 नैनोमीटर कैन नॉट बी, वेटिंग रूम में आ गए, हाँ जी, कैन नॉट बी स्टडीड बाय कन्वेंशनल यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर। जब हमने 150 से 200 के दरमियान एनालिसिस करना है तो हमें क्या करना पड़ता है, हमें उसमें से ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करना पड़ता है। क्यों एब्जॉर्ब करना पड़ता है? क्योंकि इस रीजन में 150 से लेके 200 नैनोमीटर के रीजन में ऑक्सीजन जो है वो एब्जॉर्ब करती है स्ट्रांगली। और अगर आपका सैंपल भी वहीं पे एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है तो इट मीन्स कि अब जो आपका सैंपल है, जो एब्जॉर्प्शन शो होगी वो ऑक्सीजन प्लस आपके सैंपल की होगी। इसलिए हम वहाँ पे क्या कर देते हैं, वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं। ठीक है जी, तो वैक्यूम क्रिएट कर देते हैं, इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, 150 से लेके 200 नैनोमीटर के रीजन को हम वैक्यूम यूवी रीजन बी कहते हैं। ठीक हो क्या? अब इसकी जो एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन है वो आपको पता ना, प्रिंसिपल इसका इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजिशन है। और ये मैंने आपको समझाया था इसमें कि आपने जो यूवी विजिबल है इसमें हमारे पास क्या, हम सिर्फ क्या एनालिसिस करते हैं, वॉलंटरीली स्टूडेंट्स आंसर करते जाएं। ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन मैम फ्रॉम हाँ वन स्टेट टू अनदर। हाँ, फ्रॉम लोअर स्टेट टू हायर एनर्जी स्टेट में जाते हैं। और किसी भी मालिक्यूल का हम क्या जो है कौन सी करेक्टरिस्टिक्स को एनालाइज कर सकते हैं यूवी के थ्रू? सिर्फ एक करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है ना यूवी की, वो एनालिसिस होती है, वो कौन सी है? माहा, मैम खतीजा? अनसैचुरेशन या जी कॉन्जुगेशन जी ईटीसी। जी, सिर्फ हम उसमें से अनसैचुरेशन और कॉन्जुगेशन को ही एनालाइज कर सकते हैं, बाकी कोई किसी मालिक्यूल की कोई करेक्टरिस्टिक्स कौन सी है वो एनालिसिस नहीं हो सकती। तो ये आपके पास देखें यहाँ पर क्या है कि जब ये क्यों होती है, मैं ये क्यों कह रही हूँ कि सिर्फ अनसैचुरेशन ही एनालिसिस की जाएगी? देखें, क्योंकि उसकी जो रेंज आती है ना आपके पास, वो आती है तकरीबन यही आपके पास 200 से लेके 800 या 250 से लेकर 750 या 700। अगर हम इससे ज़्यादा नीचे जाते हैं ना हायर एनर्जी, जिसका ये ईथेन है, ईथेन में क्या है, सिग्मा बॉन्ड है। सिग्मा बॉन्ड को एक्साइट करने के लिए जितनी एनर्जी चाहिए, जब हम इसको वो एनर्जी दे देते हैं तो क्या होता है कि जो बॉन्ड है वो ब्रेक हो जाता है, इसकी डिकम्पोजिशन हो जाती है। इसलिए हम सिर्फ ऐसे मालिक्यूल्स को प्रेफर करना एनालिसिस करते हैं जिसकी एक्साइटेशन के लिए कौन सी एनर्जी चाहिए हो, लोअर एनर्जी की लाइट चाहिए और हायर वेवलेंथ की लाइट चाहिए हो। ठीक है ना, जो लोअर एनर्जी की होगी वो हायर वेवलेंथ की होगी। इसी तरह से देखें ये मेथनॉल, अब यहाँ पे क्या ये एन है, एन ये जो है लॉन पेयर है ना ऑक्सीजन का, तो ऑक्सीजन का लॉन पेयर जब एक्साइट करेगा तो कौन सी एक्साइटेशन होगी, एन से सिग्मा स्टार एक्साइटेशन होगी, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है। तो इसको भी क्या चीज़ चाहिए, इसके लिए भी एनर्जी जो सी है वो हायर है एज कम्पेयर टू दिस, कि पाई से पाई स्टार या एन से पाई स्टार। Therefore, this
टाइप ऑफ बॉन्डिंग आर सुटेबल फॉर एक्साइटेशन, कि हम उसको यूवी के थ्रू करेक्टराइज करें। बाकी के लिए हम अदर कौन सी एटॉमिक एब्जॉर्प्शन, एटॉमिक फ्लोरेसेंस स्पेक्ट्रोस्कोपी है उसको यूज कर लेते हैं। गॉट इट? ठीक है ना, यहाँ तक सबको क्लियर है? नतीजा अरशाद 706, आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? ये हमने अच्छे से जो है वो डिस्कस किया हुआ है। यस मैम। ठीक है ना? जी मैम। किसी को कहीं से भी कोई लगता है कि भाई ये नहीं पढ़ा या इसमें कोई कंफ्यूजन है, वो वहाँ पे ही अपना माइक ऑन करके मुझे वहाँ से जौन सा है क्वेश्चन कर सकता है इजीली। ठीक है जी। तो अच्छा, अब वो ये कहता है कि आपके पास ये पाई से सिग्मा से सिग्मा स्टार एक्साइटेशन है, इसके लिए कितनी एनर्जी चाहिए? 135 नैनोमीटर की एनर्जी चाहिए। और मैक्सिमम जौन सा साइक्लोप्रोपेन वो कहता है कि वो 190 नैनोमीटर पे, यानी कि नियर टू 200 के करीब वो एब्जॉर्ब करता है। ये इसका एक्सेप्शनल केस है कि इसको हम यूवी में टू सम हाउ कह सकते हैं कि हम थोड़ी सी हमें वैक्यूम क्रिएट करें और हम उसको एनालिसिस कर सकें। तो इतनी एनर्जी चाहिए जिसकी वजह से क्या होगा, हाई एनर्जी है, लोअर वेवलेंथ की है, तो मॉलिक्यूल जो है एनालिसिस होने की बजाय वो डिकम्पोज हो जाएगा। N2 सिग्मा स्टार भी वो कहता है सैचुरेशन है, हेट्रो एटम्स हैं इसमें, ऑक्सीजन नाइट्रोजन है, हेलोजन इन्वॉल्व है। तो इसकी वजह से क्या होगा कि अब जो है चूंकि लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मौजूद है तो एनर्जी लेवल थोड़ा सा कम हो गया। ये देखो ना, यहाँ पे एनर्जी पहले ये वाला पोर्शन था, ये एनर्जी के डिफरेंस था, अब एनर्जी उससे हाफ रह गई है। लेकिन स्टिल जौन सा है वो कहता है कि अब ये किस रीजन में एब्जॉर्ब करता है, 150 से 250 नैनोमीटर के दरमियान एब्जॉर्प्शन शो करेगा। मिथाइल अल्कोहल जो मेथनॉल है उसके लिए 183 नैनोमीटर है, और ट्राई मिथाइलमीन के लिए 227 नैनोमीटर है। ठीक है जी, ये रेंज उसने बता दी है। ये भी आपके पास कहाँ आ रही है, मार्जिन्स पे आ रही है यूवी की लाइट। जब हम पाई टू पाई स्टार की बात करते हैं तो पाई टू पाई स्टार में क्या होता है, ट्रांजिशन अकर इन मॉलिक्यूल्स कंटेनिंग डबल बॉन्ड हो जाता है, यहाँ ट्रिपल बॉन्ड हो जाता है। अब पाई बॉन्ड इन्वॉल्व हो गया है जिसकी वजह से क्या है आपके पास बीस ट्रांजिशन, अगर वो सिंगल बॉन्ड है तो कहाँ पे है, अगर इथीन है तो कहाँ पे उसने एब्जॉर्प्शन शो करनी है, 160 से 190 के दरमियान ही उसकी रीजन है। लेकिन जब उसमें एज द नंबर ऑफ double bond increases, however a conjugated system of unsaturated bonds absorb at much longer wavelength. अब यहाँ पे 1,3 एक ही थीम था, अब यहाँ पर क्या आ गया 1,3 ब्यूटाडाइन, ये कहाँ एब्जॉर्ब कर रहा है 217 नैनोमीटर पर। ठीक है, ये 217 नैनोमीटर पे एब्जॉर्ब कर रहा है। तो एन टू पाई स्टार ट्रांजिशन जो सा एक बॉन्ड की इंसर्शन से 217 हो गई, 190 से 217। और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे, ये देखिए ये बेंजीन आ गया, तो बेंजीन में क्या आएगा, ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा। तो बेंजीन में जो है वो 275 से 295, ये एल्डिहाइड कीटोन। इसी तरह से बेंजीन भी जब आता है तो अनसैचुरेटेड एल्डिहाइड कीटोन्स में क्या आ जाता है, उसमें आपके पास एक्साइटेशन आ जाती है 295 नैनोमीटर। दिस ट्रांजिशन आर यूजफुल फॉर एनालिसिस। तो ऐसे जैसे जैसे वो इंक्रीज होगी वैसे ही हमारे पास जो एनर्जी लेवल है वो कम होता जाएगा और वेवलेंथ हाई होती जाएगी, और हमारे लिए सूटेबल होगा कि हम उसको अच्छे तरीके से करेक्टराइज कर सकते हैं। और अगर वो कलरलेस रीजन में आता है तो वो 400 से बिलो पे एब्जॉर्ब करेगा, और अगर वो कलर्ड कंपोनेंट है, कोई सा भी कलर डेवलप हो रहा है उसके अंदर, उस कॉम्प्लेक्स के अंदर या उस मॉलिक्यूल के अंदर या उस सब्सटेंस के अंदर, तो फिर वो 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान में एब्जॉर्प्शन शो करेगा। ठीक हो गया जी। अच्छा, इंटेंसिटीज ऑफ एब्जॉर्प्शन, ये बात हमने पढ़ ली हुई है ना, कि उसकी पोजीशन होती है, इंटेंसिटीज और सॉल्वेंट का इफेक्ट हमने मिड से पहले कर लिया था यूवी विजिबल में। जी मैम कर लिए। ठीक है जी। तो ये हमारे पास ये है कि ये पाई से पाई स्टार है, ये एन से पाई स्टार एक्साइटेशन होगी, सिमेट्री अलाउड और सिमेट्री फॉरवर्ड ट्रांजिशन हो गया हुआ है। जी मैम। ठीक हो गया जी। अच्छा, ये लैम्बर्ट बियर लॉ आ गया। ठीक है जी, लैम्बर्ट बियर लॉ के बाद सॉल्वेंट का इफेक्ट भी मैंने आपको बता दिया था कि जब पोलर सॉल्वेंट होगा तो कैसे मूवमेंट होगी, और अगर वो नॉन पोलर होगा तो कैसे आपका जो पीक है वो शिफ्टिंग होगी। ठीक है जी। जी मैम। ये आज हम उसको गो थ्रू करें ना जरा। अच्छा, इसके बाद इंस्ट्रूमेंटेशन में यूवी विजिबल के इंस्ट्रूमेंटेशन, हमने इंस्ट्रूमेंटेशन को अलग-अलग बहुत अच्छे से देख लिया। ये इसमें बुक में इसका है कि आपके पास ये देखिएगा, ये यहाँ पे लाइट सोर्स है, सोर्स ऑफ रेडिएशन है। अब लाइट सोर्स यूवी के लिए कौन कौन से लाइट सोर्सेज हैं,
मैम हाइड्रोजन लैंप और ड्यूटेरियम लैंप। अच्छा जी भाई, उसामा के अलावा भी तो कोई बच्चा बोले। सुमैया, आयशा, मुनज़्ज़ा, शहजाद, हमाद, आप भी, कोई और बच्चा भी है बेटा, आंसर करें जरा। हाँ जी, क्या है यहाँ पर? सोर्स ऑफ रेडिएशन कौन सा है यूवी का? नईमुल्ला 735। नो रिस्पॉन्स। निमरा, निमरा से 745। नहीं पढ़ा हुआ आप लोगों ने, मैंने आप लोगों के साथ 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 में शेयर करती रही हूँ और आपके हैंड आउट्स भी शेयर किए हैं। आप लोग काइंडली जौन सा है वो पढ़ लें उन हैंड आउट्स को, अदरवाइज आपके लिए मुश्किल होगी। इसके लिए फिर एक ऐसे करते हैं, क्विज अरेंज कर लेते हैं ताकि आप लोग पढ़ लो फिर। तो लाइट सोर्स है, लाइट सोर्स कौन सा है, वो कौन सा होगा? हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम लैंप और टंगस्टन लैंप, ये यूवी और आईआर के रीजन्स हैं, ठीक है ना। आईआर यूवी के लिए हमने काफ़ी ज़्यादा उसमें मैंने आपके साथ जो शेयर किए थे तो उसमें थे, लेकिन जो हम यहाँ पे नॉर्मली यूज़ करते हैं वो सिंपल, आप एक कौन सा है वो जो टंगस्टन का लैंप है वो आप इजीली कह सकते हो कोई भी के विजिबल रीजन में, यूवी विजिबल रीजन में वो शो करता है, उसके सोर्स है, सोर्स ऑफ लाइट है, ठीक है। फिर ये मोनोक्रोमैटर आ जाता है। मोनोक्रोमैटर के कितनी टाइप्स पढ़ी हैं आपने? वसीम अख्तर 741, हारिस अब्बास, जैनब, कुरातुलैन, स्पेक्ट्रोफोर। ये इसमें मोनोक्रोमैटर्स की कितनी टाइप्स पढ़ी हैं? कितने तरह के होते हैं मोनोक्रोमैटर्स? माहा, मैम एक पॉलीक्रोमेटर होता है और एक मोनोक्रोमेटर। पोली में जो है वो मोर देन 166 और एंट्रेंस और भी होते तो हैं, और इसकी टाइप पढ़ी थी ना मोनोक्रोमैटर्स में, कौन कौन से? प्रिज्म भी होता है और क्या होता है इसमें? ग्रेटिंग, हाँ, डायफ्रैक्शन प्रिज्म ग्रेटिंग ग्रेट। होते हैं। तो डायफ्रैक्शन ग्रेटिंग्स कितने टाइप्स के होते हैं? मैम 2 टाइप्स पढ़ी थी, एक्ले और एक्लिट ग्रेटिंग। हाँ जी, ठीक है, वो फर्दर आगे 2 टाइप्स के हैं। इसी तरह से जो मोनोक्रोमैटर्स, जहाँ पे अब हमने कौन सा मोनोक्रोमैटर है वो डिपेंड करता है टाइप ऑफ द स्पेक्ट्रोफोटोमीटर पे। मोनोक्रोमैटर से लाइट कहाँ पे जानी है आपके पास? बीम्स। अगर ये डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है तो ये किस पे जानी है? बीम स्प्लिटर पर। वो इस लाइट की इंटेंसिटी को इक्वल में डिवाइड करके एक रेफरेंस सेल से पास करेगा और एक सैंपल सेल से पास करेगा, और यहाँ से गुजरने के बाद सैंपल और रेफरेंस सेल से गुजरने के बाद लाइट ने डिटेक्टर पे जाना है। अब डिटेक्टर कितने टाइप्स के पढ़े हैं आपने? टू मैम टाइप, थर्मल टाइप्स के। कौन कौन थर्मल से और हैं? फोटो डिटेक्टर। रिमशा आंसर कर रही है जी बेटा। फोटो डिटेक्टर्स पढ़े हैं और थर्मल। फोटो डिटेक्टर्स और थर्मल डिटेक्टर्स हैं। फोटो डिटेक्टर्स कितने टाइप्स के हैं? फोटो ट्यूब्स थी, फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब्स पढ़ी हैं हमने। आपने वो 709 पेज तक खत्म कर लिया, 699 से लेके 709 पेज तक थे ये चीजें। फोटो ट्यूब्स थे। फोटो ट्यूब्स कैसे काम करती है, इसका क्या प्रिंसिपल है, फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब्स किस तरह से एम्पलीफाई करता है, ये चीज़ें पढ़ ली हैं आप लोगों ने तो ठीक है। नहीं पढ़ी तो आज के दिन में उस सारे को 8-10 पेजेस हैं सिर्फ, उन सबको पढ़ लो। किसी का कोई क्वेश्चन है तो वॉइस मैसेज के थ्रू आज ही मुझे भेजें, ठीक है जी। तो यहाँ पे डिटेक्टर है। डिटेक्टर यहाँ पे नॉर्मली हम फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब यूज़ करते हैं। फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब बहुत डिटेल से लेक्चर्स, 2 लेक्चर्स के थ्रू मैंने उसको समझाया हुआ है आपको। उसके बाद फिर एम्पलीफायर और फिर उसको वो रिकॉर्ड कर लेता है। गॉट इट? तो ये आपके पास इसकी सारी इंस्ट्रूमेंटेशन आ जाती है इसमें। अब ये सारी आगे इसकी जो है वो इंस्ट्रूमेंटेशन
डिटेल से लिखी हुई है, इसको भी आप एक नज़र मार लेना, लेकिन आपने सब चीज़ें पहले पढ़ ली हैं बेसिकली। मैं इसलिए इसको यहाँ से मैं आपके साथ बता देती हूँ। जी, जब भी किसी भी इंस्ट्रूमेंट की आपसे इंस्ट्रूमेंटेशन पूछी जाएगी तो आपने किससे शुरू करना है, आपने उसके लाइट सोर्स से यूज़ करना है कि लाइट सोर्स उसमें कौन से वाला है ना, ठीक है। और यहाँ पे सिंगल और डबल बीम जो सा है वो किसी में भी यूवी विजिबल में वैसे ज़्यादा होता है, क्योंकि आईआर का तो उसकी सैम्पलिंग वगैरह टोटली डिफरेंट आ जाती है। तो आपने यूवी विजिबल के केस में सिंस द एब्जॉर्प्शन ऑफ द सैंपल इज ऑटोमेटिकली करेक्टेड होती है, डबल बीम के अंदर होती है, सिंगल बीम में वो ऑटोमेटिकली करेक्टेड नहीं होती, हमें 1 बाय 1 करना पड़ता है। सिंगल और डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का भी जो है वो आपके साथ उसमें शेयर हो चुके हैं, हैंडआउट्स भी और लेक्चर भी शुरू हो चुके हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास आ जाता है इन अ यूवी स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सोर्स ऑफ विजिबल लाइट इज टंगस्टन फिलामेंट लैंप, ठीक है ना। और फॉर रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ इन यूवी रीजन हाइड्रोजन डिस्चार्ज लैंप या ड्यूटेरियम डिस्चार्ज लैंप, गॉट इट। फिर मोनोक्रोमेटर यहाँ पे उसने बता दिया कि प्रिज्म भी यूज हो सकता है, लेकिन जो एडवांस्ड है उसमें क्या सा वाला यूज होना होता है। मोनोक्रोमेटिक रेडिएशन के लिए हम वेवलेंथ बैंड दैट इज फोकस्ड ऑन द एग्जिट स्लिट ऑफ द मोनोक्रोमेटर एग्जिट द डिवाइस एंड इज यूज्ड इन द रिमाइंडर ऑफ द इंस्ट्रूमेंट। इसका क्या काम होता है कि अगर मैंने 400 से लेके 500 तक दी है और उसमें मैंने 465 पर 465 नैनोमीटर पे एब्जॉर्प्शन एनालिसिस करनी है, तो मैं उसको सिलेक्ट कर सकती हूँ एक सिंगल वेवलेंथ को भी। तो इसका मोनोक्रोमेटर का ये काम है। उसके आगे जौन सा है वो आपके पास सैंपल सेल आपने इसके अंदर रखना है, तो वो सैंपल सेल या उसका क्यूबेट कहते हैं। क्यूबेट दो तरह के होते हैं, क्वार्ट्ज के, ग्लास के। क्वार्ट्ज कब यूज करना है? क्वार्ट्ज मैम सैंपल जब अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस यूज हो रही हैं उस जी, वक्त। तब हमने क्वार्ट्ज को प्रेफर करना है, बल्कि हम सिर्फ एनालिसिस हमारे सही ही तब होंगे जब हम उसमें क्वार्ट्ज का सेल यूज करेंगे। तो आयशा 712 आप बताओ क्यों? क्या रीजन है इसकी? मैम रेडिएशन पास थ्रू करने के लिए। तो वो ग्लास से भी तो पास हो जाती है। फिर ट्रांसपेरेंट के लिए जो हो जाता है, स्टडी के लिए इजी है। इजी नहीं है, क्योंकि देखें क्वार्ट्ज जो है वो यूवी को एब्जॉर्ब नहीं करता, उसके लिए ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जो ग्लास है, जब मैं शीशा उसके ग्लास की क्यूबेट यूज करूंगी तो वो यूवी लाइट को एब्जॉर्ब करेगा। तो हमारे सैंपल की जो एब्जॉर्प्शन है और जो ग्लास क्यूबेट की एब्जॉर्प्शन है वो दोनों इकट्ठी हो जाएंगी और हमारा एनालिसिस ठीक नहीं होगा। अगर आपने 400 से 800 नैनोमीटर के दरमियान में एनालिसिस करना है, तो अब आपको सैंपल क्यूबेट कैसी चाहिए? तब आप ग्लास से भी कर सकते हो, क्योंकि आपको पता है ना, लाइट जब हम जो आपकी विंडोज होती हैं, डोर्स हैं ग्लास के, जब तक वो कलर्ड नहीं होंगे तो हम उसमें से लाइट पास हो जाती है, तो उसके साथ इसका मतलब इंटरेक्ट नहीं करती। लेकिन अगर क्वार्ट्स होगी तो कुछ लाइट उसमें एब्जॉर्ब हो जाएगी, कुछ चौंसी है वो अमिट हो जाएगी, इसलिए वो ट्रांसपेरेंट है। जो क्वार्ट्स है वो यूवी के लिए भी ट्रांसपेरेंट है और ग्लास के लिए वो विजिबल के लिए भी ट्रांसपेरेंट है। लेकिन जो ग्लास है, वो जो मटेरियल है सिलिकेट्स कौन से हैं, वो एब्जॉर्प्शन शो करते हैं किस रीजन में? यूवी के रीजन में। ठीक हो गया ना। इसलिए जब हमने 200 से 400 नैनोमीटर के दरमियान एनालिसिस करना है तो हमें क्वार्ट्ज की क्यूबेट मस्ट है, और अदरवाइज हम ग्लास की क्यूबेट भी यूज कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे वो कहता है डिटेक्टर के पास आ जाना है। डिटेक्टर फोटो ट्यूब्स और फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब्स जो हमारे पास अब लेटेस्ट आते हैं, फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब्स या फोटो ट्यूब्स हम यूज़ करते हैं। फोटो ट्यूब्स और फोटो मल्टीप्लेयर ट्यूब्स का बहुत डिटेल से लेक्चर और हैंडआउट्स, बहुत अच्छे नोट्स आपके साथ शेयर हो चुके हैं, उन सबको पढ़ लो, डायग्राम्स ड्रॉ करना सीख लो, उसमें कैसे डायग्राम्स के थ्रू कैसे आपको पता चलता है कि इसकी कैसे एम्पलीफिकेशन हो रही है। ठीक है जी। डिटेक्टर के बाद एम्पलीफायर आता है कि अगर सिग्नल वीक है तो वो उसको स्ट्रॉन्ग कैसे करता है, सिग्नल टू नॉइज को कैसे कम करता है। मोटी मोटी बातें इसके इंस्ट्रूमेंट में वही हमारे पास आ जाती हैं। सैंपल हैंडलिंग, सैंपल कैसा होना चाहिए यूवी विजिबल के लिए? मैम डिल्यूट सॉल्यूशन होना चाहिए। डाइल्यूट सोल्यूशन पहली बात तो ये कि सोल्यूशन होना चाहिए। हम इसमें सॉलिड यस। को या गैस को एनालिसिस नहीं कर सकते, हमें जो भी सैंपल है उसको क्या करना है, सोल्यूशन की फॉर्म में बनाना है। ठीक है ना। तो सोल्यूशन बनाने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती है? एक सॉल्वेंट चाहिए होता है।
तो सॉल्वेंट कौन सा है वो कैसा होना चाहिए, सोल्यूट के साथ इनर्ट होना चाहिए, उसे लाइट के साथ भी इनर्ट होना चाहिए। वो सॉल्वेंट ऐसा होना चाहिए जो कि आपके जो क्यूवेट है उसके साथ भी इनर्ट हो। तो वो वेवलेंथ जहाँ तक कि देखिए, अगर मैंने मेरा जो है वो मैंने लाइकोपीन या मैंने इसको एनालिसिस करना है, कैरोटीनॉइड्स को एनालिसिस करना है, तो फिर क्या होगा, इसका मतलब है वो कलर्ड सोल्यूशन बनेंगे, कलर्ड कंपोनेंट्स हैं। तो अब मैं उसमें वाटर सॉल्वेंट यूज़ कर सकती हूँ, मैं उसमें एथेनॉल यूज़ कर सकती हूँ, क्योंकि वो तो 210 पे नैनोमीटर पे जो है वो एब्जॉर्प्शन शो कर रहे हैं। तो अब जिस रीजन में मेरे सैंपल ने मुझे है कि भाई मेरा जो सैंपल है वो एब्जॉर्प्शन शो करेगा 400 से 800 के दरमियान, तो सारे जो से सॉल्वेंट्स हैं जिसकी जो एब्जॉर्प्शन है वो 200 से कम 400 से कम है, वो मैं एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकती हूँ। लेकिन अगर मैंने एथेनॉल या मेथनॉल में जो सा मैंने भी देखा था आपके साथ के इथीन है या इस तरह का कोई कंपोनेंट है, 1,3-ब्यूटाडाइन है, जिसने के 275 पे करना है, एब्जॉर्प्शन शो करनी है, तब मेरे लिए प्रेफरेबली क्या होनी चाहिए, तब मैं वाटर या एसीटोनाइट्रिल को यूज़ करूँगी। मैं तब कार्बन टेट्राक्लोराइड या क्लोरोफॉर्म को शो नहीं को एज अ सॉल्वेंट यूज़ नहीं करूँगी। क्यों? ताकि मेरा जो सॉल्वेंट है उसकी एब्जॉर्प्शन और जो सैंपल है उसकी एब्जॉर्प्शन जो सी है वो इकट्ठी ना हो, वो दोनों एक दूसरे के साथ जो सा है वो सेपरेट रहें, वो एक दूसरे के साथ इंटरमिंगल ना करें। तो वो वेवलेंथ बिलो विच द सॉल्वेंट एब्जॉर्ब्स too much radiation to be useful is known as the solvent cutoff wavelength। ठीक है ना, वो वेवलेंथ बिलो विच द सॉल्वेंट एब्जॉर्ब, वाटर के लिए कट ऑफ वेवलेंथ क्या है 190, इससे नीचे पे या 190 पे वो एब्जॉर्प्शन शो करेगा। इसलिए मैं उसको, अगर मैंने जो है 190 के राउंड अबाउट एनालिसिस करने हैं तो मैं वाटर को एज अ सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकती। ये बात क्लियर हो गई कि सॉल्वेंट कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है। सॉल्वेंट को इनर्ट होना चाहिए, किस हद तक इनर्ट होना चाहिए कि वो उस रीजन में एब्जॉर्ब ना करे जिसपे के प्रोबेबली जो एक्सपेक्टेडली है मेरा सैंपल एनालाइज करेगा। सुमैया क्लियर है आपको बात? 7 का रोल नंबर। सुमैया इकराम आप सुन रही हैं कि सिर्फ ऑन करके गई हुई हैं? अनम्यूट करो जी मैम, उसकी मैसेज कर रही है कि उसके नेटवर्क प्रॉब्लम है। अच्छा जी, तो चलें ये अब आगे आपके पास सॉल्वेंट कट ऑफ वेवलेंथ क्या होती है। अच्छा, अब उसके बाद क्रोमोफोर, वेरी इंपॉर्टेंट, वही बात जो मैं कह रही थी कि एब्जॉर्प्शन किसने शो करनी है, उस सैंपल ने जिसके अंदर के अनसैचुरेशन मौजूद है, या जो वो मॉलिक्यूल का वो पार्ट जो कि एब्जॉर्प्शन शो कर रहा है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रोमोफोर कहते हैं। ये वाली चीज़ मैंने आपके साथ डिस्कस नहीं की। वाइट लाइट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस लाइट। जो वेवलेंथ रीजन है 400 से 800, इसको विजिबल रीजन कहते हैं, ठीक है। और 435 से 480 का जो रीजन है ये क्या करता है, द प्रिसाइज कलर ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स ऑन विच वेवलेंथ इट सब्ट्रैक्ट्स फ्रॉम द वाइट लाइट। जो कलर हम कहते हैं कि कलर बेसिकली क्या है, कलर कोई सब्सटेंस नहीं है, इट इज़ अ फिजिकल फिनोमिना कि एक सब्सटेंस कुछ लाइट को एब्जॉर्ब कर देता है, कुछ को, जो वाइट लाइट होती है, कुछ को एमिट कर देता है। जो एब्जॉर्ब कर लेता है बेसिकली वो उसका प्रिसाइज कलर होता है। वो उसने ये बात की है, द प्रिसाइज कलर ऑफ द कंपाउंड डिपेंड्स ऑन विच वेवलेंथ इट substrate absorb from the white light. For example, if a compound absorb blue radiation, blue की लाइट कहाँ से, 435 से 480, तो क्या होगा, फ्रॉम द वाइट लाइट। तो ये कौन सी ट्रांसमिट करेगा लाइट, जो बाकी की येलो लाइट की जो एनर्जी है वो ये एमिट कर देगा। तो मुझे कलर कौन सा नजर आएगा, येलो कलर नजर आएगा। कंपाउंड का सब्सटेंस क्या था, सब्सटेंस जो था मेरा उसका कलर क्या था, ब्लू था, उसने उसको एब्जॉर्ब किया और मुझे नजर क्या आया, येलो। कि एक लाइट एब्जॉर्ब होती है तो सम जो वो पार्ट लाइट का जो एब्जॉर्ब हो जाता है और एक जो है वो एमिट हो जाता है। द रिफ्लेक्टेड एंड ट्रांसमिटेड लाइट को हम क्या कहते हैं, कंप्लीमेंट्री कलर। जो हमें नजर आता है वो कौन सा होता है, कंप्लीमेंट्री कलर होता है, जिसका उस जो है एब्जॉर्ब्ड कलर का कंप्लीमेंट्री कलर हमें नजर आता है। ये बात क्लियर हो गई? जी मैम। चले थैंक यू।
for your response, Shehzad. It may be pointed out that no light is absorbed by a white or colorless substance. कि जो वाइट कलर का होगा, जिसका कोई कलर नहीं होगा, तो विजिबल रीजन में उसमें से कोई एब्जॉर्प्शन नहीं होगी. Whereas a black substance क्या करता है, वो सारी की सारी लाइट्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. ठीक है, तो इसलिए हमें फिर उसका कलर ब्लैक नजर आता है. ये देखें, ये लिखा हुआ है, ये वो कहते हैं कलर्स हैं. ठीक है ना, ये इस वेवलेंथ पे एब्जॉर्ब कर रहे हैं. और इनका जब वायलेट चीज मुझे वायलेट कोई सब्सटेंस वायलेट कलर को एब्जॉर्ब करता है, तो इसका मतलब है नजर मुझे क्या आता है, येलो ग्रीन. जब ब्लू कलर को एब्जॉर्ब करता है तो इसका कम्प्लीमेंट्री कलर क्या है, येलो. जब कोई सब्सटेंस ग्रीन कलर को एब्जॉर्ब करता है तो आपको कौन सा कलर नजर आता है, या मुझे कौन सा कलर नजर आता है, पर्पल. कंप्लीमेंट्री कलर हमें नजर आ रहे हैं. ठीक है ना. तो अब ये जो स्ट्रक्चरल फीचर है किसी भी मॉलिक्यूल का, वो स्ट्रक्चरल फीचर जो रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड हेंस फॉर इम्पार्टिंग कलर, और जिसकी वजह से उसको कोई कलर मिलता है उस सब्सटेंस को, तो उसको हमने क्या कहना है, क्रोमोफोर. वो क्रोमोफोर होता है, कलर कैरियर. इसका मतलब क्या है, ग्रीक वर्ड कलर कैरियर है. एराइल कंजुगेटेड एजो ग्रुप है. ठीक है ना, ये एक एजोडाई है. तो जो इसका ये एजो ग्रुप है, ये या इसमें एरोमेटिक है, चूंकि दोनों तरफ बेंजीन लगे हुए हैं, तो ये सारे का सारा क्या होगा, इसका क्रोमोफोर होगा. ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एनी स्ट्रक्चर फीचर that leads to absorption of electromagnetic radiation in the UV region is known as the chromophore. तो कार्बोनाइल ग्रुप है. अगर आपका कोई एसीटोन है तो उसमें डबल बॉन्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो कार्बोनाइल ग्रुप जो है वो इसका क्रोमोफोर होगा. ठीक है, और अब क्या होगा, तो वेवलेंथ एट विच, अब हर मॉलिक्यूल में जितने भी बॉन्ड्स हैं, हर जो बॉन्ड है वो कोई ना कोई एब्जॉर्प्शन शो कर रहा होता है. तो वो कौन सी एनर्जी है जिसपे के मैक्सिमम बॉन्ड्स अपनी एब्जॉर्प्शन शो करते हैं, उस वेवलेंथ को हम क्या कहते हैं, द वेवलेंथ एट विच द एब्जॉर्प्शन इज मैक्सिमम इज रेफर्ड टू एज लैम्डा मैक्स, एंड द इंटेंसिटी ऑफ द एब्जॉर्प्शन एट दिस वेवलेंथ इज रेफर्ड टू एज एप्सिलॉन मैक्स. क्लियर हो गई ये दो पॉइंट्स, हमने पढ़े हैं लैम्बर्ट लॉ में बहुत डिटेल से. लैम्डा मैक्स क्या कहते हैं, वो वेवलेंथ जिस पर मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन होती है उसे लैम्डा मैक्स कहते हैं. और उसके बाद क्या है कि उस वक्त जो इंटेंसिटी होती है एट दिस वेवलेंथ, उस वेवलेंथ पर जो इंटेंसिटी है उसको क्या कहते हैं, मोलर एब्जॉर्प्टिविटी. वरना हर वेवलेंथ पे कोई ना कोई एब्जॉर्प्शन हो रही है, थोड़ी कम हो रही है, थोड़ी ज़्यादा हो रही है. तो जहाँ पे वो कम है, ज़्यादा है, उस पर भी उसकी डिफरेंट मोलर एब्जॉर्प्टिविटी है. लेकिन हमने किसके साथ डील करना है, जहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ जो मॉलिक्यूल का पार्ट है मैक्सिमम वो एब्जॉर्प्शन शो करता है, उसको हमने कहना है लैम्डा मैक्स. एंड दिस इज द फिजिकल कांस्टेंट ऑफ द सब्सटेंस. जिस तरह बॉइलिंग पॉइंट है, मेल्टिंग पॉइंट है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इसी तरह से लैम्डा मैक्स भी एक सिग्नेचरी अथॉरिटी है किसी भी सब्सटेंस की, जिसकी बेस पर हम उसको क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली भी एनालाइज कर सकते हैं, जो हमने पिछले प्रैक्टिकल में देखा है. ठीक हो गया, यहाँ तक क्लियर है? जी मैम. ठीक है जी. अच्छा जी, अब सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कंटेन ओनली सिग्मा बॉन्ड. अभी ये हमने देख लिया है डिटेल से इसको. तो वहाँ पे सिग्मा टू सिग्मा होगा और पाई टू पाई होगा, एन टू सिग्मा होगा, और यहाँ पे पाई टू पाई स्टार और एन टू पाई स्टार. इसकी जो हमने ये भी देख ली है कि अब जो इसका सीक्वेंस बनता है, ऑर्डर बनता है ना, वो भी हमने देख लिया. ये आइसोलेटेड की हम बात देख चुके हैं. आगे हमने ये देखना है कि स्पेक्ट्रम कौन सा है, वो किस किस के दरमियान होता है. ये हमने पिछले प्रैक्टिकल में देखा है, वेवलेंथ वर्सेस एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस. अब हमने एब्जॉर्बेंस को प्रेफर करते हैं बिकॉज देयर इज डायरेक्ट रिलेशनशिप. ठीक है ना. तो वेवलेंथ के साथ इसकी नैनोमीटर में होती है और एब्जॉर्बेंस की कोई यूनिट नहीं होती. अगर ट्रांसमिटेंस में करेंगे तो परसेंटेज यूनिट देंगे. गॉट इट. अच्छा, फिर हमने ये भी देखा था कि ये अभी हमने देखा कि डबल बॉन्ड होगा, लेकिन अगर वहां पर ऑक्सोक्रोम की बात भी हमने पढ़ ली हुई है कि नहीं पढ़ी हुई? ऑक्सोक्रोम मैंने बताया हुआ है आपको कि इसके ऊपर अगर कोई इलेक्ट्रॉन विद डोनेटिंग या इलेक्ट्रॉन विद ड्राइंग ग्रुप लगा होता है तो वो क्या करता है, वो उसको या तो उसकी कॉन्जुगेशन को फैसिलिटेट करता है या उसमें वो रिलक्टेंट करता है, उसको रेजिस्ट करता है. अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो वो क्या करेगा, वो उसको असिस्ट करेगा ना कॉन्जुगेशन को, कि एक्सटेंड करो, रोटेट करो, डीलोकलाइज करो तेजी के साथ. एक और बॉन्ड शामिल, एक और इलेक्ट्रॉन पेयर शामिल हो गया, जिसकी वजह से क्या होगा, उसके जो एनर्जी लेवल्स हैं उनके दरमियान में एनर्जी कम, डिफरेंस कम हो जाएगा और वेवलेंथ फिर वो लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट हो जाएगा.
पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था, बताओ रिमशा। यस मैम, पढ़ा था ये। पढ़ा था, ठीक है ना। तो ऑक्सोक्रोम भी दो तरह के हैं, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, उसकी वजह से क्या होता है, ब्लू शिफ्ट या रेड शिफ्ट होती है। हिप्सोक्रोमिक शिफ्ट या कौन सी होती है, पैथोक्रोमिक शिफ्ट, ठीक है ना। अच्छा, अब ये कॉन्जुगेटेड सिस्टम की बात आ गई कि 1,3 ब्यूटाडाइन में अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड बॉन्ड, एक था इथीन, इथीन में एक और डबल बॉन्ड शामिल हो जाता है तो हम 1,3 ब्यूटाडाइन कहते हैं। और 1,3 ब्यूटाडाइन से क्या हो गया, ये देखें, ये उसने कहा कि इथीन है तो यहाँ पे एनर्जी डिफरेंस इतना आ जाता है, ठीक है। बल्कि नहीं, यहाँ पे उसने कहा कि अगर ये इथीन है तो ये एक पाई बॉन्ड का डिफरेंस इतना है। जब 1,3 ब्यूटाडाइन 2 पाई बॉन्ड बन गए हैं तो अब क्या हुआ कि ये थोड़ा सा डाउन टू एनर्जी लेवल चला गया, ठीक है ना, क्योंकि इसमें 4 एनर्जी ऑर्बिटल्स बनने हैं ना, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स बनने हैं, 2 बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स और 2 एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स। तो अब कौन सा है, अब एनर्जी लेवल क्या हो गया आपके पास, ये दोनों का मैक्सिमम जो एनर्जी डिफरेंस है वो पहले ये था पाई से पाई स्टार, अब मिनिमम वाला कौन सा है, पाई से पाई स्टार, पाई 2 से पाई 3 स्टार, ये यहाँ पे। तो इसका मतलब है कि अब पहले इतनी एनर्जी चाहिए थी, अब उससे हाफ एनर्जी चाहिए। पहले अगर वो वेवलेंथ 400 पे एब्जॉर्ब कर रहा था तो अब वो किस पे करेगा, 600 पे, ज्यादा हाई वेवलेंथ पे जाएगा और लोअर एनर्जी पे जाएगा, ठीक है ना। तो अब वो कंजुगेटेड डाइन सिस्टम की तरफ चला जाता है कि पहले एक बॉन्ड था, अल्फा बीटा डाइन हो गया, अब डाइन की वजह से क्या होगा, एनर्जी जौन सी है वो कम होगी और वेवलेंथ जौन सी है वो ज्यादा होगी। अब वो कहता है अगर हम साइक्लिक स्ट्रक्चर करते हैं तो साइक्लिक स्ट्रक्चर 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं हेट्रोएनुलर और एक होते हैं होमोएनुलर। हेट्रोएनुलर इज द डाई इन विच 2 conjugated bonds are in a separate ring, कि अगर 2 डिफरेंट रिंग में अगर डबल बॉन्ड है, ये हेट्रोएटम है और ये कौन सा है, होमोएनुलर है, कि एक ही में डबल बॉन्ड है। तो इसकी वजह से भी उसका वो कहता है कि ये बॉन्ड ट्रांस बॉन्ड बन जाता है और ये कौन सा है वो, ये सिस बॉन्ड बन जाता है। तो सिस और ट्रांस की वजह से भी थोड़ा सा एनर्जी डिफरेंस कौन सा है वो चेंज होता है। वो क्या कहता है कि अगर सिस होगा तो वो क्या करेगा, अगर 253 पे एब्जॉर्प्शन सिस होगा तो उसमें मुश्किल है ना, वो एक दूसरे को रेजिस्ट करते हैं, तो 253 नैनोमीटर उसका आएगा। और अगर वो हेट्रोएनुलर है तो फिर आपके पास 214 नैनोमीटर पर उसकी एब्जॉर्प्शन शो होगी। तो ये आगे वुडवर्ड फिशर रूल है, ये करने की जरूरत नहीं है आपको। तो ये आपका कौन सा है, तकरीबन ये चैप्टर पढ़ा भी हुआ था, मैंने कहा एक दफ़ा आप लोग इस सारे से तसल्ली से गो थ्रू हो जाओ। अच्छा, अब इसमें हमारे पास 2 मिनट रहते हैं, इसमें से कुछ पूछना है आपने तो पूछे। कोई क्वेश्चन है, कोई सिलेबस से रिलेटिव आपने कोई क्वेश्चन करना है। मैम ये एंड वाले पॉइंट थोड़ा दोबारा बता दें, हेट्रोएनुलर और होमोएनुलर वाले को थोड़ा समझ नहीं आया। अच्छा, वो मैं अभी आपको ना व्हाट्सएप पे करती हूँ कि मिनट रह गए हमारे पास। दूसरा क्वेश्चन क्या है मैम ने यही पॉइंट्स तो कहा जो एंड पे आपने बताया। ठीक है, ये मैं भी कर लेती हूँ, ये भी आपको मैं वॉइस मैसेज कर देती हूँ ना अच्छे तरीके से। अच्छा, आप इसमें ये हो सकता है, इज इट पॉसिबल आपकी अगली क्लास को कोई नहीं है, अगर नहीं है तो एक दफ़ा और आप जूम मीटिंग ज्वाइन कर लें, मैं प्रैक्टिकल भी थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर दूँ, 10-15 मिनट की क्लास, क्योंकि अब ये ख़त्म हो रहे हैं 40 मिनट्स। मैम 9:30 तक कैफ से पहले पहले कर लें। 9:30 पे किसकी क्लास है? मैम बुशरा ले लेंगी या सर की होती है? अच्छा, चलें फिर अभी इसको क्लोज करें, आप दोबारा ज्वाइन करें, 15 मिनट एनफ है।